हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में खास तौर पर हम लोग बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और डिटेल है इसके बारे में, वो सब कुछ आपको पता चलेगा यहाँ पर। तमाम एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स वीडियो में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, हाफ ईयरली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। तमाम जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और एक एक करके कई सारे क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन होगा, चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर का नाम बताएं। क्या है मिशन डायरेक्टर का नाम? आंसर होगा मोहन कुमार। ठीक है, क्या नाम है? मोहन कुमार। फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ। ये रहे मोहन कुमार, और उनके बगल में ही कौन है? ये है इसरो के चेयरपर्सन एस सोमनाथ। ठीक है, तो इसरो ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में जो स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहाँ से स्पेस शिप लॉन्च किया है। उसमें चंद्रयान 3 है। तो उसके जो मिशन डायरेक्टर हैं वो हैं मोहन कुमार। अच्छा, कई सारी खबरों में ना कुछ जगह आपने रितु करिधाल का भी नाम सुना होगा, लेकिन वो चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर थी। ठीक है, चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर हैं मोहन कुमार। इंपॉर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसरो ने किस रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है? क्या नाम है उस रॉकेट का? आंसर होगा LVM-3M4। क्या है? LVM-3M4 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4। ठीक है, तो ये वीडियो भी आप देख रहे हैं लॉन्चिंग के समय का है। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से जब ये रॉकेट लॉन्च हुआ था और ये स्पेस में भेजा गया था। इसका पुराना नाम GSLV मार्क 3 था। ठीक है, जो कि अब नाम है LVM-3, और M4 जो है ना, इसका एक टाइप है। ठीक है, ये रॉकेट बहुत ही पावरफुल है। 4000 किलोग्राम के कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी सामान को, उपग्रह को ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ट्रांसफ़र कर सकता है, और 8000 किलोग्राम पेलोड को लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने में ये सक्षम है। और ये 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है। 3 स्टेज का मतलब क्या हुआ? ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, तो ये रॉकेट है, इसके दोनों तरफ ये देख रहे हैं, ये ठोस प्रणोदक है यानी सॉलिड प्रोपेलेंट है। ठीक है, इसमें सॉलिड फ्यूल लगे हैं, और ये वाला जो मेन हिस्सा है इस रॉकेट का, वहाँ यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये देखेंगे आप, यहाँ पर लिक्विड फ्यूल है। लिक्विड फ्यूल मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब वहाँ पर मिला हुआ है। तो ये लिक्विड स्टेज कहा जाता है। और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये है क्रायोजेनिक स्टेज। ठीक है, तो ये, और इसी के टॉप में इस जगह पर आप देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 का जो तमाम पार्ट्स हैं वो सब वहाँ पर हैं। क्या क्या है उसमें? उसमें रोवर है, लैंडर है और प्रोपल्शन यूनिट है। ठीक है, उसके बारे में और आगे बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। चंद्रयान 3 मिशन की लागत बताएं। क्या है लागत चंद्रयान 3 की? तो इसका आंसर होगा 615 करोड़ रुपए, 615 करोड़ रुपए। ठीक है, ये जो आंकड़ा है ये बिल्कुल सही आंकड़ा है। अच्छा, इससे पहले मैंने एक बार तकरीबन 7 जुलाई को मैंने कुछ और आंकड़ा बताया था, लेकिन ये वाला जो है ना, ये डेटा सही है। 615 करोड़ रुपए, यही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 का ये बजट है। अगर हम देखेंगे ना चंद्रयान 2 का कितना बजट था, तो वो था 978 करोड़ रुपीज़ का, और इस बार का 615 करोड़ रुपीज़। काफ़ी अंतर दिख रहा है ना। और अगर देखेंगे आप कि मतलब कई सारी फिल्में जो बड़ी बड़ी हैं, जैसे कि आदि पुरुष, उसका तो बजट 700 करोड़ के आसपास था, और यहाँ पर हम एक ऐसा अभियान चला रहे हैं जिससे देश का अभिमान बढ़ रहा है, गौरव बढ़ रहा है, दुनिया में नाम हो रहा है, और वो मात्र 615 करोड़ रुपीज़ का है। दुनिया भी चकित है कि काफ़ी कम बजट में इसने कैसे इस मिशन को प्रभावी बनाया है। देखिए अंतर क्या है पिछली बार से और अभी में। दरअसल जब चंद्रयान 2 को भेजा गया था ना, तो उस समय उसके 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो ऑर्बिटर तो कामयाब रहा, और वो अभी भी चांद का ऑर्बिट कर रहा है। तो हम जो इस बार भेज रहे हैं ना चंद्रयान 3, उसमें ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिटर पहले से वहाँ पर मौजूद है। तो ऑर्बिटर का एक पूरा खर्चा एक तरह से हम लोग का बच गया। तो या इस बार भी हम 3 चीज़ भेज रहे हैं, लेकिन ऑर्बिटर के बदले प्रपल्शन यूनिट भेज रहे हैं वहाँ पर, तो उसकी लागत
थोड़ी कम आई है और वो इन हाउस बना है। तो बहुत सारी तकनीक जो है ना, जो पिछली बार विदेश से आयात की गई थी, कुछ इक्विपमेंट वो सब इंडिया में ही बने हैं। तो मेड इन इंडिया, और कुछ चीज़ें मदद ली गई है दूसरों से, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा मेड इन इंडिया है। तो ऐसे में इसकी लागत जो है ना वो कम आई है। तो यही भेजा गया है इस बार जो रॉकेट है LVM-3 उसके ज़रिए, ठीक है। और जब वहाँ पहुँचेगा तो ये लैंडर है, लैंडर से ये रोवर निकलेगा और फिर हम देखेंगे यहाँ पर ये propulsion यूनिट है। तो यहीं से निकल के ये दोनों नीचे आए हैं, उसके बारे में और आगे बताते हैं, ठीक है। और पहले से एक ऑर्बिटर है जो कि ऑलरेडी काम कर रहा है, हम लोग उसका यूज़ भी कर रहे हैं इसमें, इसलिए भी लागत इस बार कम आई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चांद के किस हिस्से पर होगी? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। क्या है? दक्षिणी ध्रुव पर। तो इसरो के चीफ S सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रमा की यात्रा तो शुरू हो चुकी है चंद्रयान 3 की, और अगर सब कुछ प्लान के अनुमानित रहा जैसा प्लान किया गया है तो 23 अगस्त की शाम को ये चांद पर उतरेगा, ठीक है। तो ये होगा। अभी क्या क्या हुआ है पूरा स्टेज वाइज आपको समझा देते हैं। तो देखिए, अभी LVM-3 रॉकेट से ये लॉन्च किया गया और 16 मिनट बाद ही रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया है। अब ये क्या है कि पृथ्वी की कक्षा में राउंड करेगा और 22 दिनों तक चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में घूमता हुआ और उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा और ये अंडाकार होते हुए ये इस तरह का राउंड लेते लेते और फिर एक जंप करते हुए ये चंद्रमा के ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक है। और फिर ये चंद्रमा के ऑर्बिट में ये चक्कर लगाने लगेगा, ओके। 13 दिनों तक चंद्रमा का ये चक्कर लगाएगा, ये जो चंद्रयान 3 है। और फिर 100 किलोमीटर ऊपर, यानी चंद्रमा के सतह से 100 किलोमीटर ऊपर, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा। उसका एनिमेशन भी आपको बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये चंद्रमा की कक्षा पर उतर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक चंद्र दिवस, यानी 14 दिनों का होता है एक चंद्र दिवस, पृथ्वी में जो 14 दिन है उसके बराबर, तो उतने दिनों तक ये वहाँ पर प्रयोग करेगा। कई सारे इंपॉर्टेंट प्रयोग करने जा रहा है। तो ये है, इस तरीके से ये प्रोपल्शन यूनिट है, ये यहाँ से सेपरेशन होगा और फिर ये नीचे आएगा कि सतह पर इस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना जो वातावरण है उसमें वायुमंडल न के बराबर है, एकदम नहीं के बराबर वायुमंडल है। तो अगर आप उस जगह पर किसी पैराशूट से भी उतरते हैं तो अचानक से झटके में गिर जाएंगे, क्योंकि आपको रोकने के लिए हवा वहाँ उस तरीके का नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ देख रहे हैं आप कि उल्टी दिशा में जो फोर्स लगेगा तो फिर इसकी जो रफ्तार है ना वो कम होगी और ये इस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दो तरह की लैंडिंग होती है, हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग। तो ये सॉफ्ट लैंडिंग इस तरह से ये हो जाएगा सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम देखेंगे कि इस तरीके से इसमें एक दरवाज़ा खुलेगा और ये रोवर है ये निकल जाएगा। रोवर आपको देखने में बहुत छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये रोवर हमसे भी काफ़ी ऊंचा है, मतलब 2 बिल्डिंग के बराबर कम से कम तो ये होगा ही रोवर। और जब चलेगा ना तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसरो का और भारत सरकार के यानी अशोक स्तंभ का निशान यहाँ छोड़ता जाएगा। उसके पहिए में कुछ ऐसा बना हुआ है। अब सवाल है कि चंद्रयान 3 जो है ना वो क्या क्या करेगा। तो उसका लैंडर और रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल वो तीनों काम करेंगे। लैंडर और रोवर तो यहाँ साउथ पोल पे उतरेंगे इस तरफ और 14 दिन तक काम करेंगे। लेकिन प्रोपल्शन जो यूनिट है ना, मतलब ये तो बहुत सारे काम करेंगे, उसके बारे में मैं बताता हूँ। लेकिन जो प्रोपल्शन यूनिट है जो कि इसका चक्कर काट रहा है वो भी काम करेगा। वो धरती से आने वाले रेडिएशन का रिसर्च करेगा, अध्ययन करेगा, ठीक है। वहाँ पर रेडिएशन क्या है, इस तरफ से रेडिएशन कितना जा रहा है और दूसरी तरफ से रेडिएशन कितना आ रहा है, इन सब के बारे में ये पता चलेगा। और मिशन के जरिए यहाँ जो रोवर है और इसके अलावा जो लैंडर है उससे ये पता चलेगा कि चांद की सतह पर भूकंप नहीं, चंद्र कंपन कहिए, वो कैसा आता है, उसकी मिट्टी का भी अध्ययन होगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि टोटल चंद्रयान 3 का जो वज़न है वो कितना है। तो लगभग 3900 किलोग्राम इसका वज़न है। ये सबका मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ,
और हाँ, लैंडर और रोवर उसमें भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जैसे चंद्र कंपन के बारे में पता चलेगा। एक और इंस्ट्रूमेंट है वो पता लगाएगा कि गर्मी किस प्रकार चंद्रमा के अंदर प्रभावित होता है, अंदर जाता है। तीसरा, प्लाज्मा एनवायरनमेंट का भी पता चलेगा वहाँ पर। चौथा, कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो दूरी है वो सटीक दूरी कितनी है। और मिट्टी में मौजूद जो खनिज है ना, उसको भी ये ढूंढेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही, ठीक है। तो मिट्टी में वहाँ चंद्रमा की वहाँ जो खनिज है जो हमारे उपयोग में आ सकता है, उसके बारे में पता चलेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि यहाँ पर प्लाज्मा एनवायरनमेंट का पता लगाने का क्या मतलब है। तो इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ, उनका कहना है कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि वहाँ भी गैसें जो हैं वो हैं, बहुत ही न के बराबर, बहुत ही कम है, और ये दिन और रात में ही बदलता रहता है। तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो प्लाज्मा का घनत्व है, वहाँ गैसेस क्या हैं, उसकी माप करेगा। इम्पॉर्टेंट बात ये। सवाल ये भी होगा आपके मन में कि ये दक्षिणी ध्रुव को क्यों चुना गया है ऐसा लैंडिंग के लिए। तो इसरो के वैज्ञानिकों ने ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण हिस्से को लिया है। चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग हो रहा है उस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा अभी तक जानकारी नहीं है, और अगर ये सफलतापूर्वक वहाँ पर लैंड कर जाता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस हिस्से को लूनर साउथ पोल कहते हैं, और ख़ास बात है कि इस पर धरती से सीधे नज़र रखना ज़रा मुश्किल होता है। यहाँ पर पानी और दूसरे खनिज पदार्थ होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अगर ये लैंडर सही तरीके से उतर जाता है चाँद पर, तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बनेगा। अब तक केवल 3 देश, अमेरिका, रूस और चीन, ये चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएँ। तो अगर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो जाती है तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बनेगा। ये बहुत ही गर्व की बात होगी, ठीक है। तो भारत चाँद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा, सॉफ्ट लैंडिंग इसकी होगी। 14 दिनों तक इसकी अवधि होगी। उसी के दौरान जो भी रिसर्च है वो सब वहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो चंद्रयान 3 उसका उद्देश्य यही है कि बहुत सारे रिसर्च करना, खनिज के बारे में, पानी, वायुमंडल, चंद्र कंपन, इन सब के बारे में पता लगाना, ताकि इन सब के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन होती है तो चाँद पर जो कॉलोनी बसाने का पूरी दुनिया का इरादा है बहुत सारे देशों का, उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और ऐसे मिशन में बहुत सारे जोखिम भी हो सकते हैं। पहला जोखिम ये है कि चाँद पर जब कोई यान भेजते हैं तो पूरी तरीके से ये नियंत्रण जो है ना वो कंप्यूटर के पास ही होता है, और एक इंसान होने के तौर पर आप 4 लाख किलोमीटर दूर बैठ के उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पूरी तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, यानी AI पर ये निर्भर करता है, काम करता है। और दूसरी चीज़ें ये भी है कि चाँद पर कोई GPS नहीं है। जैसे कि हम धरती पर जो सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो GPS के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, और ड्राइवरलेस कार जो बन रही है वो सब GPS तकनीक पर काम करती है। लेकिन चंद्रमा पर ये सब नहीं है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप किस हिस्से में हैं, आपका इक्विपमेंट जो है वो किस हिस्से पर है। तो ऊपर से नज़र रखनी होगी। जो ऑर्बिटर है चंद्रयान 2 का, वो उस चीज़ों पर नज़र रखेगा। ऑन बोर्ड सेंसर उसमें लगा हुआ है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा गया है, ठीक है। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी आपको कर लूँ कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से? तो LVM-3M4 से। चाँद पर कब उतरेगा ये? तो 23 अगस्त को, 23 अगस्त को चाँद पर उतरने की उम्मीद है, अगर सब कुछ सही रहा तो। चाँद पर कहाँ उतरेगा? तो ये चाँद के साउथ पोल पर, यानी दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी इसकी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई, जो कि चंद्रयान 3 से रिलेटेड है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। जो भी मैंने बताया है चंद्रयान 3 से रिलेटेड सब कुछ आपको PDF में मिल जाएगा वहाँ पर, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और एक मेंबरशिप प्लान भी है, बहुत मामूली सी रकम है, 1 ईयर का। इसके जरिए आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली PDF मिलता है। वो भी कई तरीके के, जैसे 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स, ओके। और उन सब में ना वीडियो के लिंक लगे होते हैं। ख़ास बात है, जैसे आप ये चंद्रयान 3 के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं और आपको उसमें समझना ये है कि इसको विजुअली समझते हैं। जैसे PDF में तो ये वीडियो नहीं दिखा सकते ना हम, तो PDF में लिंक है, वो लिंक ऑटोमेटिकली YouTube पर ओपन हो जाएगा और
जहाँ से आप देखना चाहते हैं जिस क्वेश्चन को वही दिखेगा। और इस मेंबरशिप के जरिए साथ में इतने तरह के मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए काम आएगा। अब बिहार टीचर का जो एग्जामिनेशन हो रहा है, बहुत बड़ी भर्ती है, उसके भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं और कई सारे नए टेस्ट सीरीज़ उसमें शामिल होते जा रहे हैं हर दिन। और यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, एसएससी के तमाम एग्जामिनेशन सबके टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। तो मेंबरशिप देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? आंसर का सिल्वर मेडल उन्होंने जीत लिया है। कौन सा सिल्वर मेडल जीता है? और ये फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ मैं, ठीक है। हाई जंपर है ये, और ये जो आयोजन है वो पेरिस में हो रहा है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो 12 जुलाई को उन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल उन्होंने जीत लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के नए जज जुलाई 2023 में कौन बने हैं? दोनों का नाम क्या है? आंसर का जस्टिस उज्ज्वला भुइयां और जस्टिस एस वेंकट नारायण भट्टी। एस वेंकट नारायण भट्टी, तो ये दोनों हैं। जस्टिस भुइयां जो हैं वो तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और जस्टिस भट्टी वो केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति की गई है, और ये जो नियुक्ति है वो सीजीआई यानी डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है, तो उसके द्वारा नामों की सिफारिश की गई थी गवर्नमेंट को, उसके बाद ये नियुक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी अंतर्वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली DGNSS सागर संपर्क का उद्देश्य क्या है, जिसको लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में? आंसर होगा समुद्र में नेविगेशन। समुद्र में नेविगेशन के लिए ये स्वदेशी रूप से विकसित ये सागर संपर्क को लॉन्च किया गया है, और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसको लॉन्च किया है। उनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? तो केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय है। तो ये क्या करेगा, ये जो है ना, ये कई सारे सैटेलाइट से लिंक है, और जैसे आपका जीपीएस काम करता है उसी तरीके से ये समंदर में काम करेगा, वहाँ पर जो नेविगेशन है उन सब का काम करेगा। इससे नाविकों को, जहाज़ों को नेविगेशन की सटीकता पता चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने CERS 1019 नामक आकाशगंगा में सबसे दूर सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहचान की है? आंसर होगा नासा ने इसे ढूंढा है। नासा के जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसी ने इसकी पहचान की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास किस देश में हुआ, जहां भारतीय युद्धपोत INS सुनयना ने हिस्सा लिया? आंसर होगा सेशल्स। ये सेशल्स में ये हुआ है, उसमें कई देशों ने पार्टिसिपेट किया है। 10 से 12 जुलाई तक कौन कौन से देश इसमें शामिल रहे हैं? तो भारत तो रहा ही है, साथ में अमेरिका, इटली, ब्रिटेन और सेशल्स। तो वहाँ की नौसेना, समुद्री पुलिस, उन सब ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, नेटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है? आंसर होगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। ये नाम ध्यान में रखना है। फोटोग्राफ ये रहा इनका, तो इनको फिर से चुन लिया गया है, और वो तीसरी बार वो एक और वर्ष के लिए नेटो का नेतृत्व करेंगे। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अर्थशास्त्री हैं ये, ओके। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और हाँ दोस्तों, कल संडे है, तो संडे को वीकली करंट अफेयर्स देखना मत भूलना, और डेली का जो वीडियो है वो मंडे टू सैटरडे आपको मिलेगा। ओके, बाय।